तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप क्या समझते हैं? इसमें नाम से देखिए आप, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के भीतर, रेटिकुलम का मतलब होता है क्या? ये जो नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ या प्लाज्मा के में साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक एक नेटवर्क जो होता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पूरा मतलब एंडोप्लाज्मिक एबंडेंट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क के रूप में फैला होता है। पूरा नेटवर्क फैला होता है वहां पर, पूरे मतलब पूरी तरह से वहां पर उसमें जैसे एक नेटवर्क हमने एक जाल बिछा दिया हो, ऐसा उसपे ये फैला होता है। और ये उसके इसके कारण क्या होता है कि ये चूंकि एक मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या करता है, ये न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करता है बल्कि सेल के जो जो सेल है, सेल को एक सपोर्ट भी करता है। यानी जैसे हम ये देखते हैं कि कहीं मकान के ऊपर छत ढली हुई है, छत में क्या होता है कि सीमेंट सीधे सीधे तो डाल नहीं सकते आप, तो उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में से रॉड डालते हैं, है ना। जो रॉड रहती है, रॉड के बीच रॉड रहती है और उसके ऊपर हम सीमेंट और वो पत्थर वगैरह का हम पूरा जो गारा होता है वो सब उसके ऊपर मिलाते हैं। तो क्या करता है, जो रॉड जो होती है वो क्या करती है, वो सीमेंट को और उसको बांध करके, मतलब कंक्रीट को बांध के रखती है, तो उसको मजबूती मिलती है। इसको जो लेंटर या सीमेंट की जो वो है, उसको दीवार, लेंटर या दीवार जो है उसको मजबूती मिलती है। ये काम जो है, ये काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर। दैट इज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, देखें हम इसको। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी ये एक यूकैरियोटिक सेल में, ये सेल ऑर्गेनेल है। मतलब it is found only in eukaryotic cell, all kinds of eukaryotic cell like plant cell, animal cell, but it is absent in erythrocyte. You know why absent in erythrocyte? Because in erythrocyte a lot of about 25 million of hemoglobin are there in the cytoplasm of the erythrocyte, because it carries the oxygen। क्योंकि एरिथ्रोसाइट जो होती है उसको ऑक्सीजन कैरी करना होता है, और इसलिए उसमें क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल, न केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बल्कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, lysosome, ribosome, all these kind of cell organelles are absent in erythrocyte. Embryonic cells and bacterial cells, ये यहाँ पर ये एब्सेंट होती है। ठीक है, जरा इसके इतिहास क्या है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, भारत की आजादी के साथ इसका इतिहास शुरू होता है। क्योंकि उसके पहले चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो आविष्कार हुआ था वो 1802 में नॉल एंड रस्का ने किया था। उससे पहले ज्यादातर इसके बारे में जानकारी, जो जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद से जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी उनकी खोज में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो सबसे पहले जो था लाइट माइक्रोस्कोप से 1897 में गार्नियर ने कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा था, उसको एर्गस्टोप्लास्ट कहा था, उसने नाम दिया था। ठीक है, बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद 1945, एक्चुअली 1943 है, 1943 में पोर्टर एंड क्लॉड और फुलम जो थे, इन लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ये उन्होंने पाया कि एक ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कुछ नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस से लेकर के
सेल तक, मतलब सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन तक की ये फैला हुआ होता है। तो इसको इन्होंने बाद में पोर्टर जो था, इन्हीं में से पोर्टर जो था, इसने इसको रेटिकुलम नाम भी दिया था। ठीक है, तो बाद में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने बताया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस फास्फोलिपोप्रोटीन का बना होता है। जैसे कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीरियड में मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक फास्फोलिपोप्रोटीन, चाहे वो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट हो, लेमिलर मॉडल हो, सैंडविच मॉडल हो, या वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है। ठीक है, ये होती है, इनका स्ट्रक्चर होता है। इसका ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, आरईआर और एसईआर। आरईआर उनको कहते हैं जो जिनके सरफेस के ऊपर ऐसे ये यहाँ पर जो पाए जाते हैं राइबोसोम्स होते हैं। अब चूंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको शॉर्ट में हम ईआर कहते हैं, ये ईआर कहाँ पाई जाती है? केवल यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे वो कौन से राइबोसोम होंगे? इसके ऊपर, इसके सरफेस पे जो होंगे वो क्या होंगे? वो राइबोसोम जो होंगे वो एटीएस टाइप के होंगे राइबोसोम। ठीक है, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे होती है, और जहां पर ये अटैच होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर एक छोटी सी टनल होती है। देखिए हम यहाँ पर, सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। सेल को हम यहाँ पर सेक्शन काट के देखते हैं। इसके अंदर ढेर सारे सारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है ये हमको मिल रहे हैं। ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ यहाँ पर हमको रेसिडुअल बॉडीज भी दिख रही हैं। ये हो गई ये हो गई एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, जो ये हो गई एक्सोसाइटोसिस वेसिकल, ये होगा एंडोसाइटिक वेसिकल, है ना, ये होगा लाइसोसोम। तो ये सब दिख रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमको पढ़ना है वो देखना है वो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is extended from nucleus to the plasma nucleus to the cell membrane। तो ये यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पर क्या होती है? राइबोसोम होता है। इसमें 3 प्रकार की यहाँ पर हमको दिखेंगी। जो मुख्यतः ये इसके जो प्रकार जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन-कौन से? स्मूथ, जिसकी सरफेस चिकनी होती है, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, और दूसरी रफ, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स, इनके 2 होते हैं, लेकिन रूप होते हैं 3। देखेंगे आगे हम कौन-कौन से रूप होते हैं। तो इसमें हम यहाँ देखते हैं 3 रूप हमको मिलते हैं। तो एक होता है सिस्टर्नी, जो ऐसी ट्यूब्यूल्स होती है, ऐसी पतली-पतली, ऐसी ढेर सारी ट्यूब्यूल्स, मतलब ये कह सकते हो सिस्टर्नी होती है। एक के ऊपर सिस्टर्नी मतलब एक के ऊपर एक जमे हुए फ्लैक्स, है ना? जैसे हम रोटी है, ब्रेड है, एक के ऊपर एक ऐसी जमी होती है ना, उस प्रकार से यहाँ पर फ्लैक्स जमे हुए हैं, और इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं क्या? ये ऐसे यहाँ पर से इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं यहाँ पर क्या? ये राइबोसोम्स। ठीक है, दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये ट्यूब्यूल ये ट्यूब्यूल जो होती हैं ये चिकनी होती है, यानी एसईआर की बनी होती है। ट्यूब्यूल जो होती है वो एसईआर की बनी होती है। दे हैवंट एनी राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। ठीक है, और तीसरी जो होती हैं वो इनके छोटे-छोटे वेसिकल्स होते हैं, जिनको हम अभी आगे देखेंगे। ये दीज आर वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल और एक्सक्रीटरी वेसिकल्स और ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स। यहाँ पर छोटे-छोटे वेसिकल्स हैं, और ये ट्रांसफॉर्म होती हैं, किसमें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? किसमें? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इनकी जो लेमिली जो होती है, यानी सिस्टर्नी जो होती है, ये अगर से जो इनकी जो एसईआर है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the membrane of cisternae of rough endoplasmic reticulum can transform into nuclear membrane। Is it clear? नाउ देखते हैं हम इसमें आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी सरफेस के ऊपर में राइबोसोम होते हैं, और वो राइबोसोम कौन से होते हैं? एटीएस वाले राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होती हैं इनकी बेस जो ये होती है आरईआर जो होती हैं,
ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2 जो राइबोसोम से अटैच होते हैं और जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली ऑब्वियसली क्या है कि जो अगर राइबोसोम अटैच है तो क्या होगा, राइबोसोम जहां पर है वहां पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि बिकॉज राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उनका काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स कैसे वाले एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, सिंथेटेज एंजाइम वगैरह जो होंगे, ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह जो एंजाइम है ये यहाँ पर पाए जाएंगे। और दूसरी चीज जो ये उन कोशिकाओं में पाई जाएगी जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे पेंक्रियाटिक सेल को इम्पोर्टेंटली क्या करना है, देखो एक तो बहुत सारे एंजाइम बनाना है, पेंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो यहाँ से पेंक्रियाज से निकल करके जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज होता है, यानी कि जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, वो पेंक्रियाटिक जूस वहां से इंटेस्टाइन में जाएगा और जाकर के क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो ढेर सारे एंजाइम बनाना है तो ढेर सारे एंजाइम काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनको क्या बनाना है, ग्लूकेगॉन बनाना है जो कि एक प्रोटीनस हार्मोन है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन हार्मोन बनाना है, वो भी एक प्रोटीनस हार्मोन है। तो ये लगातार ये इसकी जो आर की जो मात्रा होती है पेंक्रियाटिक सेल में, प्लाज्मा सेल में, गॉबलेट सेल में, लिवर सेल में, यानी ऐसी कोशिकाएं जहां पर प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, वहां पर आर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो एसईआर है, ये एसईआर जो होते हैं, ये एसईआर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर कुछ ज्यादातर सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सिंथेसिस को आवश्यक होती है, वो चीजें यहाँ पर जैसे कि ग्लाइकोजन है, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है ना, ये जो होते हैं इनके सिंथेसिस के लिए ये एसईआर की जरूरत होती है। तो ऐसी कोशिकाओं में जहां पर संश्लेषण का काम होना है, कुछ निर्माण होना है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क है, वहां पर एसईआर वहां पर पाई जाती है। जैसे लिपिड का, जैसे वो है स्टीरॉयड और लिपिड का फॉर्मेशन है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड लिपिड स्टीरॉयड एंड ग्लाइकोजन, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ द लिवर एंड कंडक्शन फाइबर ऑफ द हार्ट, spermatocytes and leukocytes, all these contain SER। फॉर्म्स इसके जैसे मैंने बताया सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स होते हैं। सिस्टर्नी जो होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, आर की बनी होती हैं, ठीक है, और इनका जो वो होता है, इनके जो सैक होते हैं वो 40 to 50 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, इनका डायमीटर होता है, और ये स्पेशली पेंक्रियाज, नोटोकॉर्ड, ब्रेन की सेल्स में ज्यादातर होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं जैसे बनाया एक के ऊपर एक ऐसे या ऐसे इस प्रकार से बैक टू बैक बिल्कुल ऐसे अल्टरनेट ऐसे ये अरेंज होती है। ठीक है, दूसरे वेसिकल जो होते हैं, वेसिकल का डायमीटर जो साइज होता है वो होता है 25 टू 500 माइक्रोमीटर, और ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर एसईआर ज्यादा होते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। और टिब्यूल जो होते हैं, टिब्यूल भी एसईआर के ही बने होते हैं और 50 टू 190 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, और ये वहां पर स्पेशली वहां पर होते हैं जहां पर क्या होता है जहां पर क्या होता है कि वहां पर सिंथेसिस का जो फंक्शन जहां पर मतलब सिंथेसिस फंक्शन जहां पर ज्यादा होता है, वहां पर ये टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ये मैंने जैसे अभी डायग्राम में स्ट्रक्चर में मैंने बताया, इसमें ये वाले जो दिख रहे हैं, ये वाले जिनमें ये निशान ये दिख रहे हैं आपको, डॉट 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 दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम। ये जो वायलेट वाली आपको दिख रही है, ये वाली जो है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका ये न्यूक्लियर पोर है, इससे यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में होती है क्या, ये यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी या लाइन से अरेंज है। इसमें से ये वाला पार्ट जिनमें की वो नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो ये वाले क्या होते हैं, एसईआर होते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ से कुछ कुछ जो होते हैं ऐसे वेसिकल जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। फंक्शन इसका देखें हम, तो जो स्मूथ ईआर जो है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो जैसे मैंने बताया सिंथेसिस होता है, जैसे फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड, इनका
इनका सिंथेसिस करना, ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का बनना, दोनों ही चीजें ना, ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लाइकोजन का बनना, ये दोनों काम जो होता है वो एससीआर की करती है। ग्लाइकोजन का टूटना यानी ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रोसेस जो होती है उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिटैच होते जाते हैं। डिटैच ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिटैच होकर के क्या होते हैं, उसमें से छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते जाते हैं। और ये जो, और इसके अलावा जो वो है ग्लूकोज जो है आपस में जुड़ करके भी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है वो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। एक तो दवाइयां और दूसरे जो हम फूड जो हम लेते हैं, उस फूड में ढेर सारे हमारे क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं। आगे मैं तुमको अभी दिखाऊंगा, एक डायग्राम में भी बताऊंगा मैं कि कैसे ये जो होता है, किस प्रकार से, ये एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, उसमें बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने फूड लिया, अब ये फूड क्या हुआ, हमारे चला गया हमारे वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ हमारे लीवर तक। अब वहां पर बहुत सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी लीवर तक पहुंच जाते हैं। तो वो जो एसईआर जो होती है वो सबसे पहले उसको क्या करती है, वहां से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। यदि एसईआर काम ना करे तो हमारी डेथ हो सकती है, इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है। जो साइटोक्रोम P450 जो होता है, ये एक एंजाइम है, साइटोक्रोम सिस्टम है। ये क्या करता है, उनको ऑक्सीडेशन कर, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडेशन करके उनको कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो दूसरे हैं, वाटर है और दूसरी चीजों में उसको ऑक्सीडाइज करके वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके उसको समाप्त कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जान बच जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, ड्रग एक्सेट्रा। ये जो है ये एससीआर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो, इसके जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो उसमें शुरुआत में मैंने बताया कि सेल के अंदर में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। इसके अलावा जो इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वगैरह जो होती है, वो भी इसके द्वारा होता है। ये वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें ये दूसरी एक और इम्पोर्टेंट जो एक चीज है वो क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलर सिस्टम, ठीक है, यानी साइटोकेविटी नेटवर्क भी बनाते हैं, ठीक है। इसमें जैसा और मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम जो होते हैं अलग अलग टाइप के सिंथेसिस फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, वो मेटाबॉलिक फंक्शन में यानी एनाबॉलिक फंक्शन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप कि जो मसल बंडल जो होता है, मसल्स में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नहीं कहते, हम कहते हैं यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एक मसल बंडल होता है, मसल बंडल में 2 जेड लाइन होती है, ठीक है। एक जेड लाइन होती है, एक जेड लाइन होती है। इस जेड लाइन के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, ए बैंड और आई बैंड होते हैं। तो जो जेड लाइन होती है ना, उस जेड लाइन में ट्रायड होता है, ठीक है। ट्रायड मतलब 3 ऐसे 3 बार्स होते हैं, पिलर्स होते हैं जो जेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। आजू बाजू 2 तो मसल्स के होते हैं, बीच में एक होता है ये वाली ट्रांसवर्स टिब्यूल्स, टी टिब्यूल्स जिसको बोलते हैं। और ये जो होती हैं वो जुड़ी रहती हैं ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल टिब्यूल से। ये यहाँ से यहाँ तक के एक सार्कोमियर, क्लियर, ये सार्कोमियर है। इस सार्कोमियर में ये वाला जो पार्ट है ये बीच का एच लाइन हो गई। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये वो होता है ए बैंड होता है। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का ये आई बैंड होता है। यहाँ आई बैंड के बीचों बीच यहाँ पर होता है जेड लाइन, है ना। जो इस चैन शिबे बड़ा लंबा चौड़ा नाम है उसका, उसकी स्पेलिंग बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो होती है जेड लाइन होती है, जेड लाइन के बीचों बीच होती है टी टिब्यूल्स, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टी टिब्यूल। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर यानी कि जो मसल के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उस स्पेस से यहाँ से कैल्शियम आयन को ये अंदर, यहाँ से कैल्शियम आयन को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ से ये टी टिब्यूल्स के थ्रू कैल्शियम आयन अंदर आते हैं और ये कैल्शियम आयन जब अंदर आते हैं तो ये यहाँ पर
एल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये चले जाते हैं फिर कहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। किसके, जो मसल सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। उसके साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं और वहां जाकर के क्या करते हैं ये, कि जो कैल्शियम आयन है वो जाकर के मायोसिन फिलामेंट से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के फिर वहां पर जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या करती है, यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर जो इसका साइटोप्लाज्म, मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये यहाँ से जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां से कैल्शियम आयन को ये यहाँ से कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाती हैं और ला करके यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में देती हैं। अब ये सार्कोप्लाज्म में जब वो कैल्शियम आयन अंदर आ गए, ये अंदर आ गए कैल्शियम आयन, तो अब वो आकर के क्या होते हैं, किसके साथ अटैच हो जाते हैं, जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट के साथ, सॉरी एक्टिन फिलामेंट के साथ आके अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के वो मायोसिन फिलामेंट के साथ एक्टिन और मायोसिन के बीच में फिर क्या होता है, इस प्रकार का ये मूवमेंट होता है, ये ऐसा जो मूवमेंट होता है जिससे क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि साइटो यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरों में यहाँ पर ध्यान रखना ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि न हो तो मसल कॉन्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। यानी मैंने आपके सामने जो हाथ उठाया हूँ, उंगली उठाया हूँ, ये उंगलियों को मोड़ा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, गर्दन हिल रही है, आप लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं मुझे, और आप लोग यहाँ जो मसल्स बैक जो है पूरी ये मसल्स आपकी कॉन्ट्रेक्टेड है, तभी आप आराम से बैठे हुए, नहीं तो लुढ़क जाएंगे। कोशिश कीजिए आप। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी जो होती हैं ये पूरी की पूरी कैल्शियम आयन के कारण होती हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि ये ना हो तो क्या होगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, ये होता है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।